सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज हम बात करेंगे चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज जो चैप्टर 2A के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट में आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या यूनिट है, इतनी ही बात हम करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एंड वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन वन बाय वन। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर आपने इन तीनों चीजों को समझ लिया है, अगर इन तीन चीज को समझ लिया है तो आप ये समझिए कि चैप्टर आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। पहले वर्क की बात करते हैं। तो वर्क होता क्या है, व्हाट इज वर्क? डेली लाइफ में आप बहुत सारे काम करते होंगे। आप कहीं जाते हैं, वापस आते हैं, स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, घर आते हैं, ये सब चीजें वर्क आप डेली लाइफ में कंसिडर करते हैं। बट फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में वर्क क्या होता है? फिजिक्स में वर्क होता है जब आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं। जब आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं और बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है, तो ही वर्क डन होता है। Means if you apply force on something and the body gets displaced, उसको हम बोलते हैं वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने फोर्स नहीं लगाया बट फिर भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वर्क डन कंसीडर नहीं होता है। अगर आपने फोर्स लगाया बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो भी वर्क डन कंसीडर नहीं होता है। ठीक है, तो वर्क डन की यूनिट की अगर हम बात करें तो वर्क डन बेसिकली फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो वर्क की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर, और इट वाज गिवन टू अस बाय द ग्रेट साइंटिस्ट जूल। तो सेकंड इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। तो एक जूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो 1 जूल अगर मैं लिखना चाहूं, 1 जूल इज द work done when 1 newton of force displaces any body by 1 meter। इसको हम बोलेंगे 1 joule of work is done। ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क इज बीइंग डन। तो ये होती है आपकी यूनिट ऑफ वर्क। अगर हम टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में बात करें, तो हमारे पास इसकी कुछ 3 टाइप्स होती हैं जो मेनली हम कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। बट ये समझिए आप, अकॉर्डिंग टू साइंस अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो ही वर्क डन होता है। तो यहाँ पे 3 टाइप हैं। नंबर 1 इट इज पॉजिटिव वर्क डन, positive work. Number 2 it is negative work, and number 3 it is zero work done। अब पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है? जब आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं और डिस्प्लेसमेंट भी आपकी सेम ही डायरेक्शन में हो तो हम बोलते हैं उसको पॉजिटिव वर्क। मींस F and S आर सेम डायरेक्शन, जब आपके फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो। आपने किसी चीज को धक्का लगाया, आपने फोर्स लगाया और वो उसी डायरेक्शन में चली गई, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। और नेगेटिव वर्क डन क्या होता है? जब आप फोर्स लगाते हो इधर बट डिस्प्लेसमेंट हो जाए इधर। मींस F and S are in opposite direction। Means ये एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं? मान लीजिए आप आर्म रेसलिंग, एक गेम आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं। ठीक है, अगर जो बंदा हार रहा है वो डेफिनेटली फोर्स इधर लगा रहा होगा बट डिस्प्लेसमेंट उसकी इधर हो रही है। फोर्स इधर है बट डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। अगर ऐसा कुछ केस है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर आप एक स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगाता है? अंदर की तरफ, बट डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है? बाहर की तरफ। फोर्स स्प्रिंग कहां लगा रहा है? अंदर की तरफ, बट डिस्प्लेसमेंट हो रही है बाहर की तरफ। इसको बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन। मान लीजिए अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ बट डिस्प्लेसमेंट हो रही है अंदर की तरफ, तो ये हो गया नेगेटिव वर्क डन। एंड तीसरा टाइप आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो वर्क डन। जब या तो फोर्स ना हो या फिर डिस्प्लेसमेंट ना हो या फिर दोनों ना हो तो हम उसको बोलते हैं आपका जीरो वर्क डन। कभी कभी इसके कुछ एंगल के भी केस होते हैं, वो हम अभी लेंगे। ठीक है, मींस अगर मान लीजिए फोर्स ना हो बट डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा केस कब हो सकता है? मान लीजिए डाउन द हिल आप साइकिल से आ रहे हैं,
ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं साइकिल से, क्या आप फोर्स लगा रहे हैं? डेफिनेटली आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, बट डिस्प्लेसमेंट है, बट आप कोई काम नहीं कर रहे हो. साइंस इज कंसिडरिंग दैट देयर इज नो वर्क डन, तो वर्क डन इज 0 बिकॉज देयर इज नो फोर्स. आप फोर्स लगा रहे हो बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है. आप जाइए दीवार पर एक पुश कीजिए, क्या दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट आएगी? अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगी तो भी वर्क डन 0 है. तो ये बात हुई जब आप फोर्स ऐसे लगा रहे थे, डिस्प्लेसमेंट या तो ऐसे हो रही थी या नहीं हो रही थी या इससे अपोजिट डायरेक्शन में हो रही थी, मतलब पैरेलल सब कुछ हो रहा था. अब हम बात करेंगे अगर फोर्स किसी एंगल पे लगा दी जाए तो क्या होगा. मींस ये है फोर्स कुछ ऐसा और ये है मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा, इन दोनों के बीच में है एंगल थीटा. अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? देखिए, अब ऐसा केस कब हो सकता है, आप कहीं पे घूमने जाते हैं, जो ट्रॉली बैग होता है आप उसको कुछ ऐसे खींचते हैं बट डिस्प्लेसमेंट तो नीचे हो रही है. तो अब जब भी फोर्स कुछ ऐसे लगता है तो उसको हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं. फोर्स आपका दो काम कर रहा है. नंबर वन, एक तो इसको आगे लेके आ रहा है लाइक दिस, अगर ये फोर्स है, अगर ये थीटा है, एक कंपोनेंट इसको आगे लेके आ रहा है, इसको बोलते हैं एफ कॉस थीटा. थीटा के साथ वाले कंपोनेंट को हम बोलते हैं कॉस थीटा. और एक कंपोनेंट है जो इसको ऊपर लेके जा रहा है, इसको बोलते हैं एफ साइन थीटा. अब हम जिसके लिए कंसर्न्ड हैं वो है डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट कौन करवा रहा है? डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली आपका एफ कॉस थीटा करवा रहा है. तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू एस. इसको बोलेंगे एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, या फिर इसको बोलेंगे एफ डॉट एस. एफ डॉट एस क्यों ऐसा हमने बोला? बिकॉज फोर्स भी एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है. इन दोनों की जब प्रोडक्ट होती है, बट वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है. तो ये आप समझिए, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं. तो डॉट प्रोडक्ट जब हम इसको लिखते हैं तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो एफ डॉट एस भी हम इसको लिख सकते हैं. इज दैट ओके? सो ये था हमारा वर्क डन के बारे में कि जब फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में ही होगी, तो आपका हुआ पॉजिटिव वर्क डन. जब आपकी फोर्स है इस डायरेक्शन में बट डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, हमने आर्म रेसलिंग का केस लिया, स्प्रिंग का केस लिया, तो वो होता है आपका नेगेटिव वर्क डन. आप फोर्स लगा रहे हो बट डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही है, मतलब दीवार पे जाके धक्का मार रहे हो आप, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, दैट इज 0 वर्क डन. करेक्ट? और अगर हम किसी एंगल पे फोर्स लगाते हैं तो हमारा वर्क डन हो जाता है एफ एस कॉस थीटा या फिर एफ डॉट एस. इसलिए अगर जो देखो कॉस थीटा हमें पता है, अब आपको अगर थीटा के बारे में नहीं पता तो भी आपको दो चीजें बस याद रखनी है. कॉस 0 डिग्री क्या होता है? कॉस 0 डिग्री 1 होता है. और कॉस 90 डिग्री क्या होता है? कॉस 90 डिग्री आपका 0 हो जाता है. मींस अगर यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का अगर एंगल है तो आपका वर्क डन जो है 0 हो जाएगा. डेफिनेटली इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होके इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है. अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में तो फोर्स तो डेफिनेटली नहीं कर रहा है. और अगर मान लीजिए फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा. तो फोर्स इज नॉट द रीजन फॉर द डिस्प्लेसमेंट. इसलिए वर्क डन कितना हो जाएगा? 0. वर्क डन कितना हो जाएगा? 0. इसके बहुत सारे केसेस हम देख सकते हैं. अक्सर आपकी बुक्स में जो फेमस केस है वो ये है कि एक कुली है जिसके सर के ऊपर कुछ लोड है, वो उसको लेके आगे जा रहा है. तो देखो फोर्स कहाँ लग रहा है, वेट कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ. डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? आगे की तरफ. तो इस केस में वर्क डन 0 है. इस केस में वर्क डन आपका 0. वही कुली अगर उसको रख के ऊपर की तरफ जा रहा है तो देखो इसमें ही इज डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी. फोर्स भी ऊपर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रही है. तो उस केस में क्या है? वर्क डन आपका डेफिनेटली पॉजिटिव है. तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, 0 वर्क डन एंड एफ एस कॉस थीटा, मतलब फोर्स अप्लाइड एट सम एंगल थीटा. इज दैट ओके? तो अगर इसके स्पेशल केस देखें तो 0 डिग्री अगर एंगल होगा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा विल बी इक्वल टू 0 एंड वर्क विल बी मैक्सिमम. वर्क विल बी मैक्सिमम. वही अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो वर्क हो जाएगा 0. और अगर यही एंगल थीटा अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस एफ डॉट एस, मतलब नेगेटिव वर्क डन आपका यहाँ से आ जाएगा. करेक्ट? मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ. अगर आपका, तो आपको जो वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना है वो रखना है एफ एस कॉस थीटा. इसमें अगर थीटा तुम्हारा 0 डिग्री है तो वर्क डन विल बी इक्वल टू मैक्सिमम.
बिकॉज आपके फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में हैं। अगर थीटा आपका 90 डिग्री है तो आपका जो वर्क डन है वो हो जाएगा 0, बिकॉज अगर ये फोर्स है तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन आपका 0 है। यही थीटा अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो वर्क डन हो जाएगा आपका नेगेटिव बोल सकते हो या फिर मिनिमम बोल सकते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स नेगेटिव ही है बिकॉज यहाँ पे फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, इसी को हमने बोला था नेगेटिव वर्क डन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ से भी हम इसको पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन बता सकते हैं। इसको पॉजिटिव लिख सकते हो, इसको जीरो लिख सकते हो, इसको नेगेटिव वर्क डन लिख सकते हो। ये होते हैं आपके वर्क डन के टाइप। और वर्क की यूनिट क्या होती है? आपकी वर्क की यूनिट होती है जूल। वर्क की यूनिट होती है जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। मीन्स व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस ए बॉडी बाय 1 मीटर तो हम उसको बोलेंगे 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। इज दैट क्लियर टू यू? अब हम बात करते हैं वर्क डन। अगर हम देखें वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए ये एक वेट है जो mg है, अगर ये आपको ऊपर लेके जाना है तो डेफिनेटली आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg। फोर्स किसके बराबर लगाना पड़ेगा? mg मिनिमम, करेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? h। अगर आपको हाइट के ऊपर कुछ लेके जाना है तो आपका वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन आपका हो जाएगा mgh। डेफिनेटली यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपकी सेम ही डायरेक्शन में होंगी। एक और जो यूनिट है वर्क की वो है अर्ग, जो कि है CGS। CGS सिस्टम में जो यूनिट ऑफ वर्क है वो है आपकी अर्ग। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग। ये आप एज इट इज भी याद रख सकते हैं, ये आप एज इट इज भी याद रख सकते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे कुछ एनर्जी के बारे में, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपसे कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो ये जो F और S दोनों का डिस्प्लेसमेंट है तो एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है, ये अगर फोर्स है, ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो एरिया अंडर द ग्राफ आपका ये आपका वर्क डन होता है। ये आपका क्या होता है? ये आपका वर्क डन होता है। इज दैट क्लियर? अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कुछ ऐसा है, अगर ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो एरिया अंडर द ग्राफ, इस ट्राइंगल का एरिया आपका वर्क डन होगा। अगर मान लीजिए फोर्स आपका कुछ वेरिएबल है लाइक दिस, करेक्ट। अगर ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स में वेरिएशन है बट फिर भी एरिया अंडर द ग्राफ विल बी योर वर्क डन, विल बी योर वर्क डन। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे एनर्जी, जो कि आपकी सेकेंड टर्म है। तो चलिए थोड़ा एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी आप समझिए, अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और मैं आपसे 100 रुपए मांगता हूं तो क्या आप दे पाएंगे? डेफिनेटली यू कैन गिव, बिकॉज आपके पास हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे 80 रुपए मांगता हूं, 80 रुपीज मांगता हूं तो भी आप दे पाएंगे बिकॉज आपके पास हैं। अगर मैं आपसे 150 रुपीज मांगता हूं तो वो आपकी कैपेसिटी से बाहर है, आप मुझे 150 नहीं दे सकते हैं बिकॉज आपके पास खुद 100 रुपीज है, आपकी कैपेसिटी या फिर कैपेबिलिटी नहीं है। तो एनर्जी भी बिल्कुल वैसे ही है। तो एनर्जी के बारे में अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो ये होती है कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता, आप कितना काम कर सकते हैं। इसलिए ये डेली लाइफ में बहुत सारी तरह की एनर्जी होती है। हालांकि नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी के लिए आप बस इतना ही समझिए कि एनर्जी है क्या। एनर्जी कुछ नहीं, एनर्जी है एनर्जी है अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू कैन डू, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ वर्क दैट यू कैन डू, ठीक है। बहुत तरह की एनर्जी होती है बट फिजिक्स में हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे उसके बारे में कोई अभी ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। बिकॉज ये पूरा चैप्टर आपका एनर्जी के ऊपर है। तो इसकी यूनिट भी कितनी होती है? जूल होती है या फिर अर्ग होती है। एंड हमें पता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, करेक्ट। बट डिफरेंट चैप्टर में, डिफरेंट साइंस में हम एनर्जी की यूनिट थोड़ी बहुत चेंज कर देते हैं। जैसे कि कैलोरी भी यूनिट ऑफ एनर्जी है। 1 कैलोरी, कैलोरी की अगर बात करें, कैलोरी में भी हम एनर्जी को मेजर करते हैं, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ, कैलोरी मतलब हीट, यूजुअली हम हीट को कैलोरी में मेजर करते हैं। स्पेशली हम मेजरली जो यूज करते हैं वो हीट के लिए यूज करते हैं। तो 1 कैलोरी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to change the temperature of water from 14.5 to 15.5 by 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर राइज करवाना हो तो हमें 1 कैलोरी हीट देनी पड़ती है. दिस इज द डेफिनेशन फॉर दिस. अब अगर हम जाएंगे से इलेक्ट्रिकल साइंसेज में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एटॉमिक लेवल पे अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपकी एनर्जी की यूनिट है. ये इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन पास्ड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, इट एक्वायर्स सम काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन को किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर से पास करवा जाता है तो वो कुछ एनर्जी अटेन करता है, उसको हम बोलते हैं दैट मच ऑफ द इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. वो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बात करें, व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, दैट मींस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज गेन्ड. इज दैट ओके? और डेफिनेटली और भी कुछ यूनिट हो सकती हैं इसकी, जैसे कि वाट सेकंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, किलो वाट आर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी. ये थोड़े ना बिगर फॉर्म ऑफ यूनिट्स हैं. यूजुअली आपका जो बिल आता है, जो यूनिट्स आती हैं, जो कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है, वो किलोवाट आवर में आता है. तो इसको हम एनवे पावर में डिस्कस करेंगे. अभी हम पावर के बारे में थोड़ा बताते हैं. पावर होती क्या है? ये इसका मतलब है हाउ फास्ट और स्लो यू आर डूइंग द वर्क. मतलब यहां पे अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. सीधी सी बात है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि काम कितना फास्ट या काम कितना स्लो हो रहा है. रेट ऑफ डूइंग वर्क मींस इसको हम P से लिखते हैं एंड इसकी यूनिट जो होती है वो होती है वाट. करेक्ट? डिफाइन कैसे करेंगे? पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम. जहां पे भी फिजिक्स में रेट का मतलब आए, मतलब डिवाइडेड बाय टाइम होता है. तो इसकी यूनिट क्या हो गई? जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड. बिकॉज वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल. टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड. तो 1 जूल बाय 1 सेकेंड इज 1 वाट. तो 1 वाट इज द यूनिट ऑफ पावर. तो देखिए बात करते हैं. चलिए थोड़ा उसको. So how will you define 1 watt? You can say when 1 joule of work is done in 1 second. जब 1 सेकंड में 1 जूल काम हो तो हम उसको 1 वाट बोलते हैं. दूसरी उसकी यूनिट क्या होती है? किलो वाट भी हो सकती है. 1 किलो वाट किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1000 वाट. ठीक है? हॉर्स पावर भी हो सकती है. 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? 746 वाट. करेक्ट? अब वर्क और एनर्जी सेम है. तो अगर हम पावर के बारे में लिखना चाहें तो पावर की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम. तो वर्क बाय टाइम भी लिख सकते हैं, या फिर यहां से हम बोल सकते हैं इसको हम एनर्जी बाय टाइम भी लिख सकते हैं. एनर्जी बाय टाइम भी लिख सकते हैं. इसलिए यहां से क्या आ जाएगा? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. इसलिए एनर्जी की जो यूनिट मैंने ऊपर लिखी थी, एनर्जी की यूनिट हमने लिखी थी, पावर की यूनिट क्या होती है? वाट. एंड टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड. वाट सेकंड या फिर किलो वाट आवर, ये सब क्या है? ये भी यूनिट ऑफ एनर्जी हो सकती है, यूनिट ऑफ वर्क भी हो सकती है. तो ये अब तक हमने 3 टर्म्स के बारे में बात की. वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर आप फोर्स लगाते हो, डिस्प्लेसमेंट होती है, तो उसको वर्क बोलते हैं. वर्क की 3 टाइप्स हमने देखी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. पॉजिटिव कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो तो पॉजिटिव वर्क डन होता है. और जीरो कब होता है? जब फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट ना, डिस्प्लेसमेंट हो बट फोर्स ना, या फिर एंगल 90 डिग्री हो तो जीरो वर्क डन होता है. नेगेटिव वर्क डन कब होता है? नेगेटिव वर्क डन तब होता है जब आपके फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो. उसके बाद हमने एनर्जी देखा. एनर्जी क्या होती है? आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि आप कितना काम कर सकते हो. इसलिए एनर्जी की भी यूनिट आपकी जूल होती है, अर्ग होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, कैलोरी होती है, किलोवाट आवर होती है. अलग अलग चैप्टर में अलग अलग नाम से मिलेगी, बट इट मीन्स द सेम थिंग, कि आप कितना काम कर सकते हो या कितनी एनर्जी पोजेस करते हो. या रेट ऑफ डूइंग वर्क से भी हम निकाल सकते हैं. जैसे पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क बाय टाइम, जूल पर सेकंड, जूल बाय सेकंड, जूल पर सेकंड. या फिर वॉट इज द एसआई यूनिट, ये आपकी एसआई यूनिट है. करेक्ट? अगर अलग अलग सिस्टम में हम बात करें तो उसकी अलग अलग यूनिट होती हैं, जैसे किलोवाट आवर है, हॉर्स पावर, ये सब हमने देखा. इतना सही था आपके चैप्टर की थ्योरी. अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जिससे आपको इसके ऊपर थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी. तो चलिए लेट्स गो टू द क्वेश्चंस. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके बारे में क्या बोल रहा है? डिफाइन वर्क व्हेन इज वर्क सेट टू बी डन बाय ए फोर्स.
Work is said to be done by a force when it causes a displacement. So when a force applied on a body makes the body move, then the work is said to be done. It's a scalar quantity. It's not a vector quantity. हालांकि force and displacement दोनों ही vector quantity हैं, but ये उन दोनों की product है. But कौन सी product है? Dot product है, इसलिए ये एक scalar quantity. How much work is done by a force measured when force is in the direction of displacement? तो positive हो जाएगा. जब किसी और angle पे होता है, क्वेश्चन नंबर 2 का second part है, force is at an angle, तो work done किसके बराबर होगा? Fs cos theta. ये हम कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं. A force affects on a body and displaces it by a distance s in the direction at an angle theta with the direction of force. तो work done किसके बराबर हो जाएगा? Write the expression for the work done of the force. तो ये क्या किसके बराबर हो जाएगा? F s cos theta. What should be the angle between the force and displacement so that the work done is zero? Work done अगर zero हो तो एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. Because cos 90 कितना होता है? 0. मैक्सिमम के लिए एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री. Because cos 0 कितना होता है? 1. So that's the main. That will depend on the angle. A body is acted upon by a force state two conditions when the work done is zero. Work done zero कब होगा? When there is no displacement, या फिर एंगल 90 डिग्री है, या फिर when there is no force. इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. State the condition when the work done by a force is positive. Positive कब होगा? जब आपके force and displacement same direction में, मतलब एंगल आपका 0 डिग्री है. नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, मतलब आपका एंगल जो है वो 180 डिग्री है. ठीक है. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. इसके ऊपर हम काफी एग्जांपल कर चुके हैं. करेक्ट. अ बॉडी इज मूव्ड in the direction opposite to that direction of force acting on it. State whether the work is done by the force or the work is done against the force. So देखो, a body is moved in the direction opposite to the direction of force. अगर direction of force से opposite है तो definitely the work is done against the force and it is a negative work done. Correct? When the body moves in a circular path, how much work is done by the body? When the body moves in a circular path, how much work is done by the body gives the region. देखो, अगर कोई भी बॉडी सर्कल में घूमती है, करेक्ट, सर्कल में घूमती है, तो ये डेफिनेटली आपका पॉइंट सी सेंटर है. यहाँ पे अगर ये आपका, जैसे कि हमने कल एग्जांपल लिया था, हम एक रस्सी से घुमा रहे हैं किसी पत्थर को, तो यहाँ पे उसकी फोर्स सेंट्रीफ्यूगल इस तरफ है, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये आप अगर वो छोड़ दें तो डिस्प्लेसमेंट होगा. एंगल 90 डिग्री है हमेशा, तो वर्क डन विल बी जीरो. जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है तो वर्क डन विल बी जीरो, बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट देयर इज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड इन दैट केस वर्क डन विल बी जीरो. ओके. चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. A satellite revolves around the earth in a circular orbit. What is the work done? Definitely there is a zero work done. State whether the work is done or not by writing yes or no in the following cases. A man pushes a wall. Definitely there is no work done because displacement तो होगी ही नहीं. A coolie stand with a box on his head for 15 minutes. Definitely there is no work done. क्यों? He is standing. There is no displacement first of all. Okay, a boy climbs 20 stairs. Definitely there will be work done because जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं. Coolie X carrying a load on his head climbs up on the slope and another coolie Y carrying the identical load on his head moves in the same direction on a frictionless horizontal platform. Who does more work? Definitely जो ऊपर जाता है they are doing more work. जो सामने जाता है वहाँ पे it is zero work done because ना friction है ना कुछ है. Correct. Work done by a fielder when he takes a catch in the cricket match is negative. Explain. Work done by a fielder. देखो, जब आप कैच लेते हो, the work done by a fielder is negative when he takes the catch because the force applied by the fielder is in the opposite direction to the direction of displacement. बॉल ऐसे आ रही है और आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तभी तो आप उसको रोकेंगे ना. तो that's why he is doing a negative work on the ball. Okay. Give an example when the work done by the force of gravity acting on the body is zero even though the body gets displacement from its initial position. अगर मान लीजिए ये पेन यहाँ पे है, अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ नीचे गिर जाता हूँ, वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो जाता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे mgh बिकॉज इसने कुछ हाइट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट है. बट अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके आता हूँ तो इसमें यहाँ से अगर यहाँ लेके आता हूँ तो इसमें आपकी ग्रेविटी का कोई पंगा नहीं है. यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से आपकी हाइट कम ज्यादा नहीं हुई है एंड हेंस योर वर्क डन विल बी जीरो इन दैट केस. क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं. व्हाट आर द एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क? मैंने बताया था ये किसके बराबर है? जूल. एंड सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग. हाउ दे आर रिलेटेड टू 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग. एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, ये हम बता चुके हैं. करेक्ट. तो देखो
1 जूल मतलब वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर, करेक्ट। वही अगर अर्ग में देखें तो ये न्यूटन की एसआई यूनिट, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, बट सीजीएस यूनिट डाइन होती है, तो 10⁵ डाइन इनटू मीटर की जगह सीजीएस में सेंटीमीटर होता है 10⁻², तो इट विल बी 10⁻7 अर्ग। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो ये हम देख सकते हैं। स्टेट एंड डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वो जूल होती है। 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस द बॉडी बाय 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, एक्सप्रेस द जूल इन टर्म्स ऑफ अर्ग, वो बता चुके हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। अ बॉडी ऑफ मास m falls down through a height h, obtain an expression for the वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए यहाँ पे फोर्स किसके बराबर है, अर्थ हमें किस वेट की से ही खींच रही है mg, एंड डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है h, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू m इनटू g इनटू h, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। अ बॉय ऑफ मास m climbs up a stair of vertical height h, what is the work done by the boy against the force of gravity। वो जितना ऊपर जाएगा उतना ही, करेक्ट, he climbs up, तो वर्क डन कितना करेगा mgh। What would have been the work done if he uses the lift in climbing the same vertical height? In that case, definitely their work done उस टाइम पे आपकी लिफ्ट कर रही होगी, तो work done will be mgh by the boy against the force of gravity. Again, there will be a work done. Define the term energy and the state SI unit. Energy क्या होती है? It is the amount of work, or you can say the capacity or capability of doing the work. Same unit होती है, जूल होती है, अर्ग होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, कैलोरी होती है, ये सब उसकी यूनिट होती है, बट SI यूनिट उसकी जूल ही है। Is that okay? क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। What physical quantity does electron volt measure? Electron volt measure definitely your energy. It is the amount of kinetic energy gained by electron when it passed through a potential difference of 1 volt. Electron passed through a volt potential difference. How it is related to the SI unit of that quantity? ये होता है electron volt is equal to charge on electron into 1 volt. तो charge on electron into 1 volt, so this many joule of energy. Okay, this many joule of energy, ये बेसिकली एटॉमिक लेवल पे होती है और बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी कैलोरी, 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी, ये आप याद रख लेना। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, 3.6 इंटू 10⁻6। कैसे, किलोवाट आर, ये आपकी एसआई यूनिट नहीं है, तो किलोवाट को आप वाट में कन्वर्ट करो 1000, इंटू आर को सेकंड में कन्वर्ट करो 3600, यही तो हुआ ना जूल। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। Question number 21. Name the physical quantity which is measured in calorie. Definitely it is energy. How it is related to the SI unit of the quantity, ये हम कर चुके हैं। 1 calorie is equal to 4.18 joule. याद रख लीजिए इसको, will be good for you. Question number 22. Define kilowatt hour. Kilowatt hour is the unit of energy. This is definitely not the SI unit. How it is related to joule, ये हम बता चुके हैं। 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10⁻6 joule. क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन द टर्म पार। पार क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क बाय टाइम। ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड या फिर वाट, या और दूसरी यूनिट क्या है, हॉर्स पावर है, 746 वाट के बराबर होती है। किलो वाट है जो 1000 वाट के बराबर होती है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच द पावर स्पेंट बाय अ सोर्स डिपेंड, एक्सप्लेन योर आंसर विद एग्जांपल। देखो क्या होता है, स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच द पावर स्पेंट बाय द सोर्स डिपेंड्स। नंबर 1 अमाउंट ऑफ वर्क, नंबर 2 टाइम टेकन। बिकॉज पावर किसके बराबर होती है, वर्क बाय टाइम, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कितना काम किया और कितनी देर में किया। सिंपल। देखो अगर आपको नीचे से ऊपर आना है स्टेयरकेस से, कोई आदमी 10 सेकंड में आता है, कोई आदमी 1 घंटे में आता है, कोई आदमी 60 सेकंड में आता है, सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, डेफिनेटली जो 10 सेकंड में आया, जो 10 सेकंड में आया, करेक्ट। बिकॉज टाइम सबसे कम उसी ने लगाया, और उसमें आपको वेट भी कंसीडर करना है कि वो कितना भारी था, करेक्ट। अगर सब आदमी जो 3 केस मैंने लिए 10 सेकंड 60 सेकंड और 60 मिनट, उनमें अगर सब ही 60 kg के थे, सपोज सब सेम ही वेट के थे, तो वर्क डन बाय देम विल बी सेम, बट द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट पर्सन जो 10 सेकंड में आया था, उसने सबसे कम टाइम लिया था, एंड हेंस द पावर विल बी मैक्सिमम। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्क एंड पावर। वर्क क्या होता है, फोर्स into displacement, work पावर क्या होता है, rate of doing work, मतलब work by time. It does not depend on time because ये force into displacement होता है, it does depend on time. SI unit इसकी जूल है और इसकी watt है।
करेक्ट। एनर्जी की बात करें, एनर्जी और पावर के बीच में सेम डिफरेंस है। एनर्जी ऑफ बॉडी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ये क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी स्पेंड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, पावर डिपेंड ऑन टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, स्टेट द डिफरेंस, स्टेट एंड डिफाइन SI यूनिट ऑफ पावर। SI यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू 1 watt, 1 watt is the power when 1 joule of work is done in 1 second. Question number 28, name the physical quantity measured in terms of horsepower. Horsepower में किसको measure करते हैं, पावर को measure करते हैं। 1 horsepower is equal to how much, 746 watt. ओके, ये हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29, differentiate between watt and watt hour. Watt is the unit of power, watt hour is the unit of energy. Okay, so power into time is equal to work, nothing else. Question number 30, that is MCQ, name the quantity which is measured in kilowatt hour. किलोवाट आवर में आप एनर्जी को मेजर करते हैं, किलोवाट में आप पावर को, वाट आवर में आप एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप एनर्जी को। ओके, so these are this. Question number 31, is it possible that no transfer of energy takes place even when the force is applied to a body? Yes, जब एंगल 90 डिग्री हो या फिर जब कोई डिस्प्लेसमेंट ही ना हो तो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 in MCQ, 1 horsepower is equal to how many watts? C is the right option, sorry, D is the right option, 746 watt. And question number 2, kilowatt hour is the unit of, kilowatt hour किसकी यूनिट है, किलोवाट आवर आपकी एनर्जी की यूनिट है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूमेरिकल में आ जाते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल चैप्टर में इस चैप्टर का सबसे बड़ा पार्ट आज हम कवर कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। A body is acted upon by a force of 10 kgf, 10 kgf को देखते ही न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, किससे, 9.8 से मल्टीप्लाई करके। डिस्प्लेस बाय बॉडी 0.5 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, फोर्स दे रखा है। वर्क डन बाय फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 10 × 10 100 न्यूटन, सॉरी ये आपकी फोर्स हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0.5 है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर, 50 जूल। नॉर्मल टू द फोर्स, नॉर्मल टू द फोर्स है तो आपका वर्क डन जो है, सेकंड केस में अगर हम देखते हैं, सेकंड केस एट एन एंगल 60 डिग्री, तो Fs cos थीटा, तो F into S into cos थीटा, that is also equal to 1/2 या 0.5, वर्क डन विल बी 25 जूल। नॉर्मल टू द फोर्स होगा तो वर्क डन आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज 90 डिग्री पे cos 90 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। A boy of mass 40 kg climbs up the stairs and reaches the roof at the height 8 meter in 5 seconds. Okay, the force of gravity acting on the boy. Okay, force of gravity acting on boy, तो force of gravity कितना है, mg, definitely your weight. Okay, so यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ for your convenience, force of gravity कितना है, mg. The work done by him against gravity, तो ये हो जाएगा mgh, आपको सब कुछ दे रखा है। The power spent by this, that mgh by t, सब कुछ आपको दे रखा है, you just have to solve this. Okay, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। A man spends 6.4 किलो जूल ऑफ एनर्जी, इसको आप जूल में कन्वर्ट कर दीजिए तो 6400 जूल ऑफ एनर्जी डिस्प्लेसिंग बॉडी बाय 64 मीटर। S हो गया आपको, और ये हो गया आपको फोर्स, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एनर्जी है ना, सो दिस इज एनर्जी, और इसको वर्क भी बोल सकते हो। तो द फोर्स अप्लाइड, तो एनर्जी क्या होती है, फिर वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स आपको निकालना है तो दैट विल बी एनर्जी बाय डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी इक्वल टू 6400 डिवाइड बाय 64 विल गिव यू 100 as the answer. Okay, 100 Newton will be the force. Number 2, the power spent. Power is nothing but because time दे रखा है आपको, तो पावर किसके बराबर होती है, एनर्जी बाय टाइम, तो दैट इज इक्वल टू 6400 डिवाइडेड बाय टाइम, दैट 2.5, दैट विल गिव यू द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज नो 3। ओके, अगर हॉर्स पावर में निकालना है तो हॉर्स पावर में भी निकाल सकते हैं। जो आपका आंसर आएगा ये आएगा 2560। अगर इसको आप 746 से डिवाइड कर दोगे तो योर आंसर विल बी हॉर्स पावर। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। वेट लिफ्टर लिफ्टेड अ लोड ऑफ 200 kgf टू ए हाइट ऑफ 2.5 मीटर, मतलब इसको आप न्यूटन में कन्वर्ट करोगे 9.8 से या 10 से मल्टीप्लाई कर देने का, तो फोर्स आपको मिल जाएगा। हाइट आपको, डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, टाइम भी आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द वर्क डन, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, पावर निकालने तो डिवाइड बाय टाइम कर दो, दैट्स ऑल, दैट विल बी योर आंसर। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। मशीन रेजेस अ लोड ऑफ 750 न्यूटन थ्रू ए हाइट ऑफ 16 मीटर। ये आपको फोर्स दे दिया, ये आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ये आपको टाइम दे दिया। द एनर्जी स्पेंड, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज योर एनर्जी। द पावर, तो फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगेन सेम क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट, ये आपको पावर दे दिया, यूज फॉर 10 आवर, ये आपको टाइम दे दिया। हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम, एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी। तो एनर्जी किसके बराबर होती है, एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। तो 3 किलोवाट इनटू 10 दैट विल बी इक्वल टू 30 किलोवाट आवर। ओके, एंड अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको 3.6 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो। वी जस्ट डिस्कस्ड दैट, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। वाटर पंप रेजेस 50 लीटर ऑफ वाटर, ये आपको वॉल्यूम दे रखा है, करेक्ट, ये आपको वॉल्यूम दे रखा है। और देखो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। आपको चाहिए वेट, मतलब उसके लिए चाहिए मास, मतलब मास यहाँ से किसके बराबर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है वाटर 50 लीटर, तो 50 इंटू 10⁻³ दैट विल बी मीटर क्यूब, बिकॉज आपको ऐसे में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो मास किसके बराबर हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 50 केजी। 50 लीटर मींस 50 केजी, सीधा भी याद रख सकते हो, जितने लीटर दे रखा है वाटर की अगर बात हो रही है तो उतने ही केजी होगा, तो मतलब मास दे रखा है, करेक्ट। द हाइट ऑफ 25 मीटर, मतलब ये आपको h दे दिया और ये आपको 5 सेकेंड मतलब टाइम दे दिया। कैलकुलेट द पावर स्पेंट बाय द पंप रिक्वायर्ड, मतलब mgh/t आपको निकालना है। तो m कितना है 50 इंटू g कितना है 10 इंटू h कितना है 25 डिवाइड बाय टाइम कितना है 5 सेकेंड, दैट विल बी योर आंसर। सो योर आंसर विल बी 2500 वाट, 2500 वाट। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर, मतलब आपको m दे दिया, डेफिनेटली डेप्थ, मतलब ये आपको हाइट दे दी, ये आपको टाइम दे दिया। वर्क डन कितना होगा mgh, पावर कितनी होगी mgh/t। कैलकुलेट द पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ द एफिशिएंसी इज 40%। देखो एफिशिएंसी को हम ऐसे लिखते हैं, ये होती है आउटपुट बाय इनपुट, मतलब इतनी अगर एनर्जी दी, मतलब अगर 100 जूल एनर्जी स्पेंड होती है तो 40 जूल ही काम होता है, बाकी सारा वेस्ट हो जाता है, करेक्ट। तो थर्ड पॉइंट पे हम देख लेते हैं, एफिशिएंसी किसके बराबर है 40%, 40% मतलब 40/100 0.4, तो 0.4 इज इक्वल टू 40 किलोवाट पर पावर इनपुट। तो पावर इनपुट क्या हो जाएगी 40 डिवाइड बाय 0.4, 100 किलोवाट आपको चाहिए तब जाके 40 किलोवाट काम होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। ऑक्स कैन अप्लाई ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, मतलब ये हो गया आपका फोर्स इज टेकिंग पार्ट इन अ कार्ट रेस एंड एबल टू पुल ए कार्ट एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ, ये हो गई वेलोसिटी while making the best effort, calculate the power। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। द पावर किसके बराबर होती है, वर्क बाय टाइम, वर्क किसके बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है वेलोसिटी, तो F इंटू वी। पावर का एक नया फॉर्मूला आ गया है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, मतलब न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये भी पावर की यूनिट है और पावर का फॉर्मूला है फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स दे रखा है आपको 1000, वेलोसिटी दे रखी है 30, तो 1000 इनटू 30 दैट विल बी इक्वल टू 30,000 वाट एंड दैट इज इक्वल टू 30 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। पावर ऑफ मोटर, मतलब ये पावर दे दिया, वेरी गुड। किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर लेने का था। स्पीड दैट कैन मोटर रेज अ लोड ऑफ, ये आपको फोर्स दे दिया। पावर किसके बराबर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालना है तो पावर बाय फोर्स, पावर कितना है 40 इंटू 1000 डिवाइड बाय फोर्स कितना है 20,000, कट 2, तो 2 मीटर पर सेकंड विल बी द वेलोसिटी। आसान क्वेश्चन है, आपको जस्ट फॉर्मूले पता होने चाहिए, फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। रंजन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 150 न्यूटन, मतलब आपको ये क्या दे दिया, ये आपको फोर्स दे दिया। पुलिंग ए कार्ट ऑफ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ये आपको वेलोसिटी दे दी। कैलकुलेट द पावर एक्सर्टेड, तो पावर क्या होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स 150 है इनटू वेलोसिटी 10 है, 1500 वाट आपका आंसर आ गया, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। बॉय वेइंग 350 न्यूटन क्लाइंब्स, ये आपका फोर्स है, मतलब mg है, मतलब वेट है। 30 स्टेप्स 20 सेंटीमीटर, 30 स्टेप्स इनटू, तो टोटल हाइट कितनी होगी 30 इंटू 20 दैट विल बी इक्वल टू 600 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 100 से डिवाइड कर, तो मतलब 6 मीटर इंटू हाइट इन 1 मिनट, मिनट है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, मतलब 60 सेकंड। क्या पूछ रहे हैं वर्क डन, वर्क डन किसके बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो mg इंटू h दैट इज इक्वल टू 350, f दे रखा है इंटू 6 दैट विल बी योर आंसर 350 इंटू 6। एंड पावर किसके बराबर होती है डिवाइड बाय टाइम को, तो डिवाइड बाय 60 कर दो, कट 35 विल बी योर पावर।
Is that okay? So this will be your energy 2100 and this will be do it by yourself guys, don't copy them because आपको समझेगा नहीं otherwise. It takes 20 seconds for a person, मतलब ये आपको टाइम दे दिया. Of mass 50 kg, मतलब ये आपको मास दे दिया. Climb up the stairs while another person of same mass सेम है, takes 15 सेकंड, ये आपको T2 दे दिया. मान लो इसको ये T1 है. कंपेयर द वर्क डन दोनों ही केस में mgh होगा बिकॉज मास सेम है, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं. हाइट भी सेम है, मास भी सेम है, जी भी सेम है, कोई टेंशन नहीं. पावर डेवलप की अगर बात करें तो mgh by T1 डेफिनेटली विल बी मोर देन mgh by T2. दोनों की पावर का कैलकुलेट कर दो. करेक्ट. वर्क डन विल बी 1:1 बट पावर विल बी 3:4. ये आपको देखना है. क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं. लास्ट 3 क्वेश्चन टू गो. A boy of weighing 40 kgf जहां पे भी देखो उसको न्यूटन में कन्वर्ट करो, 9.8 या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 400. करेक्ट. न्यूटन फोर्स बता दिया आपको. एंड 15 स्टेप इनटू 15 सेंटीमीटर मतलब 15 इंटू 50 और आपको टोटल हाइट तो मिल गई बट मीटर में चाहिए तो 100 से डिवाइड कर दो. हाइट इन 10 सेकेंड मतलब ये आपको टाइम दे दिया. देखो जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है. जो भी गिवन डेटा है वो बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए. गर्ल ऑफ वेट 20 kgf मतलब 200 न्यूटन. डज द सेम इन 5 सेकेंड मतलब ये आपका T2 मान लो अगर ये T1 था तो. कंपेयर द वर्क डन दोनों ही केस में अगर हम देखते हैं तो m1 इंटू जी इंटू एच और दूसरे केस में होगा m2 इंटू जी इंटू एच. अगर हाइट सेम है और जी भी सेम है तो m1:m2 के बराबर हो जाएगा तो 400 by 200 विल गिव यू 2:1 आंसर. पावर अगर देखनी है तो mgh by T1 mgh by T2 ये तो कट ही गए तो T1 by T2 मतलब 400 by T1 कितना है 10 एंड इस टू लड़की के केस में 200 by T2 that is equal to 5. That will give you answer as 40. This will give you answer as 40. तो 40:40 मतलब 1:1 आपका आंसर आ जाएगा. इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं. A man raises a box of mass 50 kg to a height of 2 meter in 20 second. मतलब ये हो गया आपका मास, ये हो गया आपका h, ये हो गया आपका t. While another man raises the same box or same height in 50 सेकेंड. ये हो गया आपका T2 अगर ये T1 था तो. वर्क डन होगा mgh के बराबर होता है. करेक्ट. तो दोनों ही another man raises the same box to the same height in 50 सेकेंड. कैलकुलेट द वर्क डन क्या होगा mgh तो वर्क डन क्या होगा 1000 जूल. अगर पावर की बारे में बात करते हैं पावर डेवलप्ड बाय देम तो दैट विल बी इक्वल टू T1 एंड दूसरे केस में क्या हो जाएगा mgh by T2 और उस केस में क्या हो जाएगा mgh by T1 and mgh by T2. Calculate the work done and the power developed by each man. Okay, that's how 20 watt and 50 watt. Okay, जिसने देर से काम किया इसका मतलब उसके पास पावर कम थी. क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं. बॉय टेक्स 3 मिनट्स देखते ही सेकंड में कन्वर्ट कर दो बिकॉज दैट विल बी 16 to 3 180 सेकंड. लिफ्ट 20 लीटर मतलब ये हो गया 20 kg मतलब ये हो गया मास. बकेट फ्रॉम 20 मीटर डीप वेल ये हो गया आपका हाइट. व्हाइल हिज फादर डज इट इन 2 मिनट ये हो गया आपका T2. इसका मतलब कितना है 120 सेकेंड. ओके. कंपेयर द वर्क डेफिनेटली दोनों में सेम ही होगा. करेक्ट. वर्क दोनों में सेम ही होगा बिकॉज दोनों सेम ही काम कर रहे हैं. पावर की अगर बात करें तो वर्क बाय टाइम 1 वर्क बाय टाइम 2 2/3 हो जाएगा. करेक्ट. हाउ मच वर्क इज डज द डेंसिटी ऑफ वाटर सब कुछ दिया हुआ है उससे तो आपको वॉल्यूम आपको दे रखा है लीटर में, उसको आपको मास में कन्वर्ट करने के लिए काम आएगा. तो this is how you will solve. With this we are finishing this chapter with all the exercise and the concept. I hope you have understood it. फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो please come back and ask it in the comment section. इसके जो PDF notes हैं वो मैं upload कर दूंगा. You can download them from the description box from the given link. Thank you so much for watching and make sure you practice them by yourself. Otherwise it will not help you. I will badly want that you practice, and if you are struggling somewhere do let us know in the comment section. Thank you so much. God bless you. Take care.